जब भी हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर मौर्य या मुगल साम्राज्य ही आते हैं, है ना। ज्यादातर ध्यान उत्तर भारत पर ही रहता है। लेकिन आज हम कहानी का रुख दक्षिण की ओर करेंगे, जहां कला, संस्कृति और शक्ति की एक ऐसी दुनिया थी जो किसी से कम नहीं थी। तो ऐसा क्या था प्राचीन दक्षिण भारत में जिसने उसे एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया? इसका जवाब छिपा है उन महान साम्राज्यों की कहानियों में जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए साथ मिलकर उन पन्नों को पलटते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले दक्षिण की प्राचीन शक्तियों को जानेंगे, फिर संगम कवियों के शानदार साहित्यिक युग में चलेंगे। इसके बाद पल्लवों और चालुक्यों की जबरदस्त टक्कर देखेंगे और फिर अजेय चोल साम्राज्य की शक्ति को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और उन महान राजवंशों को जानते हैं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को एक नया आकार दिया। तो देखिए, इस कहानी के 3 बड़े खिलाड़ी हैं, पल्लव, चालुक्य और चोल। इन्होंने सदियों तक दक्षिण भारत पर राज किया, पर इनकी असली ताकत की नींव रखी गई थी एक बहुत ही पुरानी साहित्यिक परंपरा पर, जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। कहते हैं ना, किसी भी महान सभ्यता की जड़ें उसकी संस्कृति में होती हैं, और दक्षिण भारत के लिए ये सांस्कृतिक आधारशिला संगम काल में ही रखी गई थी। तो ये संगम आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उस जमाने के तमिल कवियों और विद्वानों का एक तरह का लिटरेचर फेस्ट था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये सब मिलकर तमिल साहित्य के ऐसे ऐसे रत्न गढ़ते थे जो आज भी अनमोल हैं। इतिहास में ऐसे 3 महान संगम हुए। पहला मदुरई में, अगस्त्य की अध्यक्षता में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा उत्तरी मदुरई में। इन्हीं सभाओं ने तमिल साहित्य को वो पहचान दी जो आज तक कायम है। इसी युग का एक अनमोल खजाना है तोलकाप्यम। ये सिर्फ तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि दूसरे संगम की ये एकमात्र बची हुई निशानी है। जरा सोचिए, ये कितना कीमती रहा होगा। लेकिन बात सिर्फ व्याकरण तक ही सीमित नहीं थी। तिरुकुरल, जिसे तमिल भूमि की बाइबल तक कहा जाता है, और शिलप्पदिकारम और मणिमेकलाई जैसे जबरदस्त महाकाव्यों ने इस युग को साहित्य के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। संगम युग के बाद दक्षिण भारत में सत्ता के लिए एक नई और जबरदस्त होड़ शुरू हुई। ये दौर था पल्लवों और चालुक्यों के बीच की प्रतिद्वंदिता का। और मजे की बात यह है कि इस टकराव ने अनजाने में ही आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में एक क्रांति ला दी। तो मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी थे, कांची के पल्लव और वातापी के चालुक्य। इनके बीच टक्कर जोरों पर थी। पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने तो एक कदम आगे बढ़कर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उनकी राजधानी वातापी पर ही कब्जा कर लिया। और इसके बाद उन्होंने खुद को वातापीकोंड की उपाधि दी, जिसका मतलब था वातापी का विजेता। पर ये राजा सिर्फ जंग के मैदान के ही हीरो नहीं थे। पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने तो मत्तविलास प्रहसन नाम का एक मजेदार व्यंग्यात्मक नाटक तक लिख डाला। इससे पता चलता है कि वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ कला और साहित्य के भी कितने बड़े कद्रदान थे। पल्लवों और चालुक्यों के बाद अब मंच पर एंट्री होती है चोलों की। उन्होंने न सिर्फ सत्ता को एक जगह इकट्ठा किया, बल्कि दक्षिण भारतीय प्रभाव को उसकी बुलंदी पर पहुंचा दिया। चोलों का उदय किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है विजयालय से, जिन्होंने तंजौर में इसकी नींव रखी। फिर आए महान राजराज प्रथम, जिन्होंने न सिर्फ भव्य बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, बल्कि पहली बार पूरे साम्राज्य की जमीन को व्यवस्थित तरीके से नपवाया। उनके बेटे राजेंद्र प्रथम तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने श्रीलंका से लेकर बंगाल तक जीत हासिल की और गंगईकोंड चोल का खिताब पाया। इतना ही नहीं, कुलोतुंग प्रथम के समय में तो 72 व्यापारियों का एक दल चीन तक व्यापार करने गया था। चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन तो और भी कमाल का था। सोचिए जरा, उन्होंने एक फिक्स टैक्स सिस्टम बनाया था, फसल का 1/3 हिस्सा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम था। लेकिन चोलों की असली ताकत थी उनकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। आम गांवों के लिए उर नाम की सभा थी, ब्राह्मणों की बस्तियों के लिए सभा या महासभा होती थी, और व्यापारियों के लिए अपनी अलग नगरम हुआ करती थी। ये एक तरह से आज की पंचायत प्रणाली का ही एक प्राचीन रूप था। और ये है तंजौर का वो भव्य बृहदीश्वर मंदिर, चोल वास्तुकला का एक जीता जागता सबूत।
इसे बनवाया था महान सम्राट राजराज प्रथम ने। आज भी ये मंदिर अपनी बुलंदी से उनकी ताकत और कला की कहानी सुनाता है। लेकिन बात सिर्फ मंदिरों तक ही नहीं थी। चोल कारीगरों ने कांस्य यानी ब्रॉन्ज की ढलाई की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी बनाई नटराज की मूर्तियां आज भी भारतीय कला का प्रतीक मानी जाती हैं और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स की शान है। तो इन महान साम्राज्यों में हमें विरासत में क्या दिया? उनकी छाप आज भी हमारी जिंदगी में, हमारी संस्कृति में मौजूद है। अगर हम एक नज़र डालें तो संगम युग ने हमें एक शानदार साहित्य दिया। पल्लवों और चालुक्यों ने मंदिर बनाने की कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और चोलों ने हमें एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और कांस्य की वो अद्भुत कला दी। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। और अब एक सवाल सबके लिए, क्या लगता है हमारी आज की संस्कृति, कला और यहाँ तक कि हमारी राजनीति पर इन प्राचीन साम्राज्यों का कितना असर है? क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस नए रूप में हमारे सामने आता रहता है।